हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस स्टडी वाला क्वेश्चन है ये। अब मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कभी भी हम सबसे पहले पैराग्राफ को रीड नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चंस में। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है जो कि है एल्केन्स की। ठीक है, और यहाँ पे और हम क्या लिख सकते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं CnH2n+2। एंड जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो हमें शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिख दिए हैं रिगार्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर वर्सेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अनदर लिखा है यानी कि केस स्टडी में कोई प्रॉपर्टी तो गिवन होगी, तो पहले उसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो केटायनेशन वाली प्रॉपर्टी गिवन है। ठीक है, तो केटायनेशन के अलावा हमको बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की ड्यू टू विच इट हैज वर्सेटाइल नेचर। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमें पता है कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 होती है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये 4 और इलेक्ट्रॉन्स को चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जिसके लिए ये क्या करता है, शेयरिंग करता है 4 और एटम्स के साथ। ठीक है, तो बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरीज आती हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस की। यहाँ पे एग्जांपल्स पूछे गए हैं तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमें पता है इथीन होता है, इथाइन है हमारे पास, देन वी हैव प्रोपीन, वी हैव प्रोपाइन। तो ये सब हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता टाइप्स बताओ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के, तो टाइप्स में हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती, एल्कीन्स एंड एल्काइंस की। ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछे गए थे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स पूछे गए थे एंड हेंस यहाँ पे इनमें से कोई सा भी आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। ये क्या है, हमारे पास इथेन है। इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो उससे पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 यहाँ पे कार्बन है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे एंड 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने 2 कार्बन एटम्स बना दिए और यहाँ पे हम हाइड्रोजन बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए और 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो देखो सबसे पहले कार्बन के ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब कार्बन हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हाइड्रोजन के हम क्रॉस से डिनोट करके बना लेते हैं। सो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। सो बस यहाँ पे देखो इस कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पूरे हो चुके हैं, विच मीन्स कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। इन द सेम वे इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उनका डबलेट पूरा हो चुका है। ठीक है, तो विच मीन्स यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये बिल्कुल सही है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एनी वन एलिमेंट अदर देन कार्बन विच शोज केटायनेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सिलिकॉन जो है ना हमारे पास, वो भी हमें केटायनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है क्योंकि ये भी कार्बन के वाले ग्रुप में ही आता है। कार्बन होता है 14th ग्रुप में। ठीक है, चले, शिव, जी, संग, पार्वती, तो ये सब के सब हमारे पास एक ही ग्रुप में होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास
सिलिकॉन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि केटाइनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है, तो हम डायरेक्टली चले जाते हैं क्वेश्चन पे। इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। देखो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे कंबशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एक्चुअल में देखो है तो ये ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे कंबशन हो रहा है। जो एथेनॉल है वो O2 के साथ रिएक्ट करके एसिड नहीं देता है। एसिड कब मिलेगा, जब रिएक्शन होगी एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ। अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मांगी गई है तो वो हर केस में क्या होगा, कंबशन। और कंबशन में हमेशा CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको मैं C2H5OH भी लिख सकती हूँ, है ना, प्लस O2 लिख दिया। तो हमने कहा CO2 एंड H2O यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, है ना, तो यहाँ पे प्लस H2O और प्लस इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट यहाँ पे रिलीज होती हैं। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे कितने हो गए हैं। हाइड्रोजन देखो 6 हैं, तो यहाँ पे भी 6 करने पड़ेंगे। देन दिस इज 4 + 3, तो 7 टोटल ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, पूरी ही हमारे पास बैलेंस्ड हो चुकी है। सो दिस इज द रिएक्शन जो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन तभी होता है जब लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। तो इसका रीजन क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, उस केस में कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है। और कंप्लीट कंबशन के केस में हमें कोई भी सूटी फ्लेम देखने को नहीं मिलती है। इनकम्प्लीट कंबशन में सूटी फ्लेम देखने को मिलती है, और सूटी फ्लेम से यहाँ पे मतलब होता है कि काफी ज्यादा ब्लैक स्मोक मिलता है, ठीक है। और ये ब्लैक स्मोक हमें कंप्लीट में कभी भी नहीं देखने को मिलता है। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है कंबशन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है या फिर रिडक्शन। तो क्लियरली कंबशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही थी, तो ये ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ब्यूट 2 आइन। देखो ब्यूट लिखा है यानी कि 4 कार्बन हमें बनाने हैं। सो 1 2 3 एंड 4। फिर आइन, आइन का मतलब होता है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, और 2 जो लिखा है ना, इसका मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे ये वाला कार्बन है, यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। सो ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब देखो हमें हाइड्रोजन यहाँ पे फिल करने हैं। एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम 3 और हाइड्रोजन बना सकते हैं। इस कार्बन पे देखो चारों बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं, सो यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी देखो इस कार्बन के पास भी चारों ही बॉन्ड्स कंप्लीटेड हैं। इस कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड है, सो यहाँ पे हम इजीली 3 हाइड्रोजन्स को जोड़ सकते हैं। ये रहा हमारे पास ब्यूट 2 आइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। बहुत सिंपल, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। सेम क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। तो होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए एक ही जनरल फॉर्मूला होता है। तो एक होमोलॉगस सीरीज का सेम जनरल फॉर्मूला होता है, और होमोलॉगस सीरीज में सारे कंपाउंड्स का सेम नहीं, ये नहीं, हम क्या कह रहे थे, सेम यहाँ पे क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलती से मैंने लिख दिया था, जो कि नहीं होता है, ठीक है। वो किस में होता है, आइसोमर्स में होता है। यहाँ पे सेम क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेम रहती हैं। अगर हम बात करें किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ग्रेडेशन आता है, यानी कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है, कार्बन का नंबर बढ़ता है, तो जो भी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी हमेशा ही इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है, सो जो भी मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी इंक्रीज करते हैं। जो भी हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक आने वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कितने का डिफरेंस होता है, तो उनमें CH2 यूनिट का या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट आ चुका है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सबसे पहला देख लेते हैं, इसमें क्या गिवन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अभी हमने पढ़ा था एल्केलाइन KMnO4, ठीक है, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, या फिर हम यहाँ पे HNO3 भी ले सकते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपको पता है, यही रीजन है कि जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस को ये पानी में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 है, इसमें से कोई भी 2 आप मेंशन कर सकते हो। अगली है यहाँ पे देखो, ये अगेन हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 के साथ हो रही है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, प्रॉपर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इस केस में जो अल्कोहल है वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा अल्कोहल है, देखो कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3, तो ये मेरे पास है प्रोपेनोल, ठीक है। सो प्रोपेनोल की रिएक्शन अगर आप कराओगे अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो आपको मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, CH3CH2COOH इस केस में हमको मिलेगा। सो दिस विल बी प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे रिएक्शन पूछी जाए तो आपको यही रिएक्शन मेंशन करनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए तो सिंपली आप प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हो। अल्कोहल के यूजेस क्या क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। एक तो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास सिरप्स में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल पर्पस भी इसका होता है और इंडस्ट्रीज में भी हम एथेनॉल को या अल्कोहल को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे, नेक्स्ट है वाई एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये इजिली अपने ऑक्सीजन को लूज कर लेता है, ठीक है, एंड इट एड्स ऑक्सीजन टू अनदर कंपाउंड, ठीक है। जिस भी कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है उस दूसरे कंपाउंड में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है, एंड हेंस ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इजीली क्या करता है, ये अपने ऑक्सीजन को लूज कर देता है, यानी कि इसमें खुद में रिडक्शन होगा, और जिसमें रिडक्शन होता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ एथेनोइक एसिड। तो हमें पता है एस्टर बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो एस्टर वाला भी, क्योंकि हमें पता है हम अल्कोहल्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल और एसिड्स का दोनों जैसे ही कंबाइन करते हैं तो एस्टर बनता है। और विनेगर में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। 5 से 8% एथेनोइक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। तो ये हमारे पास 2 यूजेस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th, अगेन हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है, देखो अगर हम मिसाइल की बात करें तो हमारे पास 2 एंड्स होते हैं, एक होती है टेल, ठीक है, और एक है हमारे पास हेड। जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, फिल यानी कि प्यार, लव, तो ये पानी, ठीक है, वाटर से क्या करता है, प्यार करता है। और ये जो टेल होती हैं ये होती हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अगर ये फोबिक है, इसको डर है, फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर, तो ये पानी से क्या करता है, ये डरता है। सो हाइड्रोफोबिक एंड क्या होगा, इट इज दी कार्बोनिक चेन, ठीक है। ये जो हमारे पास टेल है ना, ये कार्बोनिक चेन होती है। जैसे अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप होता है RCOONA, ये जनरल फॉर्मूला है, ये आयनाइज होता है, सो RCOO- और Na+ मिलता है। अब इस RCOO- में जो R वाला पार्ट है ये है कार्बोनिक चेन। ये जो कार्बोनिक चेन होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, तो ये हमेशा ऑयल या फिर डर्ट के नजदीक रहती है और पानी से दूर रहती है। जो आयन वाला पार्ट है COO- ये है हमारे पास हाइड्रोफिलिक एंड हेंस ये किसके नजदीक रहता है, ये वाटर के नजदीक रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसल, बहुत ही सिंपल है, आप सबसे पहले बीच में बना दो ऑयल या फिर डर्ट, ठीक है। अब इसके आसपास हम क्या बनाएंगे, इसके आसपास हम बना लेंगे हमारी मिसल, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास एंड्स होते हैं ये ऐसे मिसल बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इजीली बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, टेल है, और इसका जो आयन वाला पार्ट है वो यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से इसका आयन वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास है दिस इज ऑयल और डर्ट। तो ऑयल या डर्ट के नजदीक क्या है, हमारी टेल, और ये टेल क्या थी, आर, कार्बोनिक चेन है ये, ठीक है। और यहाँ पे बाहर पे कौन सा है, COO माइनस। तो इसके आसपास बाहर पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये सब क्या होगा, दिस विल बी वाटर अराउंड इट, ठीक है। तो वाटर के नजदीक क्या आया है, देखो पानी के नजदीक क्या है, आयन है, जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक है। पानी से दूर यानी कि डर्ट के नजदीक कौन सी है, हमारे पास चेन है, इसी को हम क्या कहते हैं, मिसल का स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट है स्कम, क्या होता है, देखो जो हमारे पास सोप है वो कभी भी हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि हार्ड वाटर के साथ ना ये स्कम बना देता है, और जो स्कम होता है ये होता है हमारे पास प्रेसिपिटेट। तो सोप हार्ड वाटर के साथ अच्छे से क्लीनिंग नहीं देता है, जो सोप का क्लेंजिंग एक्शन है हार्ड वाटर में वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। क्यों होता है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो जो सोप होता है ना, जिसका फॉर्मूला हमने RCOONA लिखा था, ये रिएक्ट कर जाता है मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन के साथ, और ये स्कम बनाता है। स्कम का फॉर्मूला होता है RCOO2 Mg प्लस ये Na आयन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस, इसको कर लेते हैं हम बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमारे पास स्कम होता है या फिर प्रेसिपिटेट होता है। सो स्कम इज बेसिकली द प्रेसिपिटेट और द इनसॉल्यूबल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सोप विद हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है उसको हम स्कम कहते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हार्ड वाटर, क्या होता है, हार्ड वाटर इज बेसिकली दैट वाटर विच कंटेन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। तो ये जो हार्डनेस होती है इसको रिमूव करना पड़ता है, जिसके लिए जनरली हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर द वाटर इज ट्रीटेड विद सोप और डिटर्जेंट। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, या तो आपसे पूछा जाएगा हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये पूछा जाएगा कि अगर आपको स्कम को रिमूव करना है, ठीक है, स्कम आप चाहते हो कि स्कम फॉर्म ना हो, तो उस केस में हम वाटर को किससे ट्रीट करते हैं, सोप से या डिटर्जेंट से, या क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप प्रेफरेबली किसको चूज करोगे, हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन काट देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछा जाएगा, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो वॉशिंग सोडा का करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा हार्ड वाटर के साथ हम प्रेफरेबली किसको यूज करेंगे, सोप या फिर डिटर्जेंट को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिटर्जेंट। मान लो गलती से अगर यही क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर द वाटर इज ट्रीटेड विद सोप और डिटर्जेंट, तो आपका आंसर इस केस में भी डिटर्जेंट ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, तो इसका पहला पार्ट है ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। देखो जो हमारे पास एथेनोइक एसिड होता है ना, वही ग्लेशियल भी होता है। क्यों इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, इसका रीजन ये होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो काफी लो होता है, तो लो टेम्परेचर पे ही ये इजीली फ्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोनों ही सेम होते हैं, तो बिकॉज इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, काफी कम है, तो जो जब भी विंटर्स आते हैं, ठीक है, तो विंटर्स में क्या करता है, ये इजीली फ्रीज हो जाता है। तो अगर ये इजीली फ्रीज हो जा रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल। जैसे ग्लेशियर वर्ड किसके लिए आता है, बर्फ के लिए आता है ना, तो वैसे ही बिकॉज ये इजीली फ्रीज हो जाता है लो टेम्परेचर पे, बिकॉज इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है विंटर्स में, तो इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कंप्लीट द रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी तो देख लेते हैं।
CH3 CH2 COOH, इट इज रिएक्टिंग विद NaOH। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 3 कार्बन है, सो अगेन 3 कार्बन का कंपाउंड CH3 CH2 COONA प्लस यहाँ पे H2O फॉर्म हो जाएगा। देखो ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है ना, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, सोडियम प्रोपेनोएट। तो इसका नेम क्या है, सोडियम प्रोपेनोएट। भले ही आपकी बुक में सिर्फ सोडियम एथेनोएट गिवन है, बट अगर इस टाइप से कोई रिएक्शन आती है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का नेम क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एस्टर बनाता है, इसके साथ साथ पानी, और यहाँ पे एक एसिड की प्रेजेंस होनी भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि H2SO4। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये होता है एक मिनरल एसिड जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनोइक एसिड इज रिएक्टेड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स? तो बहुत सिंपल है, अगर हम एथेनोइक एसिड ले लें CH3COOH, कोई सा भी कार्बोनेट ले लेते हैं, तो Na2CO3 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले 1 सेकेंड CH3COONA, ये सॉल्ट बन रहा है, इसके साथ साथ हमें पता है H2 एंड CO2 गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि एक ऐसी गैस निकलती है जिसकी ब्रिस्क एफर्वेसेंस होती है। ठीक है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल झाग के साथ आती है। ठीक है, जैसे अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, जैसे आप बॉटल खोलते हो तो बहुत ही झाग के साथ कोई गैस बाहर आती है, और वो कौन सी गैस है, दैट इज CO2। तो व्हाट हैपेंस, यही फॉर्म होता है, एक तो सॉल्ट बनता है सोडियम इथेनोएट, इसके साथ साथ पानी, और एक गैस बाहर आती है ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ, जिसका नेम क्या है, जिसका नेम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राइट द रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम रिएक्शन अगर करती है, यहाँ पे इसको आप बैलेंस भी कर लो। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन हो चुके हैं, 4 है ना, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से इसको बैलेंस कर लेंगे, एंड CO3। ठीक है, आई थिंक बाकी सब तो यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखो, इस केस में हमें NaHCO3 के साथ करनी है, तो CH3COOH ले लो प्लस NaHCO3, तो यहाँ पे बनेगा डायरेक्टली CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो बस ये हो गई सिंपल सी हमारी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रोथिंग इन यमुना। तो ये है हमारे पास फ्रोथ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द pH वैल्यू ऑफ द वाटर ऑफ रिवर यमुना इफ द रीजन फॉर द फ्रोथ इज हाई कंटेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिटर्जेंट। देखो हमें पता है जो डिटर्जेंट होता है ना, वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, अगर ये बेसिक है नेचर में तो इसका pH होना चाहिए 7 से ज़्यादा। तो यहाँ पे A हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिकॉज ये तो एसिडिक की रेंज है, ये भी एसिडिक है और ये है न्यूट्रल। बट अगर डिटर्जेंट डाला हुआ है या सोप तो ये बेसिक होते हैं, सो pH 7 से ज़्यादा आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द वाटर विद डिटर्जेंट। देखो अगर डिटर्जेंट डाला हुआ है सो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और H3O प्लस, बिकॉज ये तो एसिडिक के लिए आता है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड बिल्कुल गलत, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस बिल्कुल सही। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी देखते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, तो ये भी रिजेक्टेड। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हमारे पास रिजेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। If a sample of water containing detergents is provided to you, which of the following methods will you adopt to neutralize? देखो डिटर्जेंट अभी हमने कहा बेसिक है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एसिड डालना पड़ेगा ऑब्वियसली। सबसे पहले है बेकिंग सोडा, NaHCO3 है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें पता है ये क्या होता है, ये बेसिक होता है। सो बेसिक में बेसिक तो न्यूट्रलाइज करने के लिए डालेंगे नहीं, है ना। उसके बाद है ट्रीटिंग द वाटर विद विनेगर। विनेगर होता है हमारे पास एसिटिक एसिड, तो ये एसिड है ऑब्वियसली, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ट्रीटिंग द वाटर विद कास्टिक सोडा, ये अगेन एक बेस होता है और वॉशिंग सोडा हमारे पास सॉल्ट होता है, तो इसको भी हम न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐड नहीं करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कंटेंट ऑफ फोस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड टू। अगर फोस्फेट आयन का ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो इसकी वजह से ना एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो क्या करते हैं अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जितनी भी डिजॉल्व होती है खुद ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है और जो एल्गी की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी, बिल्कुल सही, ए है करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड लिखा है और नो इफेक्ट, ऐसा नहीं होता है, सो दिस इज रॉन्ग। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन गलत है, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड डिक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी नहीं, यहाँ पे इसकी इंक्रीज्ड ग्रोथ होती है, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है 7th क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। अ gas A actually obtained above is a reactant for a very important biochemical process which occurs in the presence of sunlight. Identify the name of the process. तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में रिएक्शन क्या गिवन होगी, बिकॉज मार्बल लिखा है तो हमें पता है मार्बल किस में चेंज होता है, CaO और CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपको गिवन है, दिस इज द गैस A जो कि प्रोड्यूस हो रही है। तो कौन सी होती है वो गैस A जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो गैस ए हमारे पास क्लियरली क्या है, अच्छा प्रोसेस पूछा गया था ना, तो बी ये होगा फोटोसिंथेसिस। गैस पूछी जाती तो वो होती CO2। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर, सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्टेड टू हीट इट। आफ्टर सम टाइम एन इंक्रीज इन प्रेशर वाज ऑब्जर्व्ड। द प्रेशर रीडिंग वाज देन नोटेड एट इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है, and plotted against time in a graph as shown below. During which time interval did maximum decomposition? देखो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर रहे हैं तो क्लियरली आपको पता है यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा CaO एंड CO2 में ये डिकम्पोज होगा। अब जो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ऐड कर रहे हैं ना, वो 5-5 मिनट के इंटरवल पे कर रहे हैं। जो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होता है वो पहले ही अगर कर जाता है, जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी उसी टाइम पे पूरा डिकम्पोजिशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे किस टाइम इंटरवल पे मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा पूछा गया है, तो पहले के 0 से 5 मिनट में, तो डी आंसर करेक्ट होगा। 0 to 5 मिनट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 0 to 5 मिनट्स। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल, विच कंपाउंड वुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द अबव प्रोसेस। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कैल्शियम में अगर इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे Ca+NO Na2O मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं, बस इतना ही है। तो ये यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन है, तो यही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मार्बल स्टैच्यूज आर करोडेड और स्टेन्ड व्हेन दे रिपीटेडली कम इन कॉन्टैक्ट विद पोल्यूटेड रेन वाटर। आइडेंटिफाई द मेन रीजन। जो भी मार्बल के स्टैच्यूज हैं, है ना, उनमें क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जो रेन वाटर है उसमें कई बार एसिड भी आ जाता है, जिसको हम एसिड रेन भी कहते हैं। रीजन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। पोल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर, हेंस इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। पोल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, हेंस कोरोजन। तो बिल्कुल सही सी, बिकॉज यहाँ पे एसिड आता है जनरली रेन वाटर के साथ भी, और अगर ये पोल्यूटेड रेन वाटर, देखो रेन वाटर लिखा ही है, सो जो भी पोल्यूटेड वाटर है उसमें एसिड होता है, जिसकी वजह से कोरोजन अगर करता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे पूरा हमें गिवन है सब कुछ और हमको यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करना है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल। देखो कंबशन जब भी होता है ना, एक तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा होता है, ठीक है, या तो हीट निकल रही होती है तभी तो कंबशन किया है हमने, एक्सोथर्मिक, या फिर यहाँ पे और क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है। अभी इतनी सारी हमने रिएक्शंस देखी जहाँ पे कंबशन में ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन हम करा रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न भी करते हो तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कराते हो, है ना। तो यहाँ पे
ये वाली जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन भी है, एक्सोथर्मिक भी है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ऑप्शंस देखो, ऑक्सीडेशन एंड एंडोथर्मिक। एंडो नहीं होती है क्योंकि एनर्जी इनको चाहिए नहीं होती है, ये रिलीज करते हैं, सो एक्सो होते हैं। डिकॉम्पोजिशन तो ये होती नहीं है, रिजेक्ट हो गया। ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक, बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है देखो, और एक्सोथर्मिक भी है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज भी होती है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। Although nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, it does not cause combustion. Identify the correct reason for this statement. देखो हमें पता है जो नाइट्रोजन है that is most abundant, बहुत सारी नाइट्रोजन गैस आसपास पाई जाती है, फिर भी कंबशन में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होती है। नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में देखो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे हमें नहीं मिल पाती है, इसीलिए ये इनर्ट होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। तो रिएक्टिव गैस है गलत, इज एन इनर्ट गैस, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। एक्सप्लोजिव ये नहीं होती है और ये रीजन भी यहाँ पे गलत गिवन है। नेक्स्ट है, a student while walking on the road observed that a cloud of black smoke belched out from the exhaust stack of moving trucks on road. Choose the correct reason. तो चार है यहाँ पे। limited supply of air leads to incomplete combustion, बिल्कुल सही। मैंने आपको पढ़ा रखा है जहाँ पे भी limited supply होती है वहाँ पे incomplete combustion होता है, और जहाँ पे भी incomplete combustion होगा तो सूटी फ्लेम मिलेगी या सूट मिलेगा, जिसको हम ब्लैक स्मोक ही कहते हैं। ठीक है, देखो बाकी ऑप्शंस देख लो। रिच सप्लाई में कभी भी सूट नहीं बनता है और ना ही इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। लिमिटेड सप्लाई में कभी भी कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, सो ये वाला आंसर भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो एक रिएक्शन यहाँ पे हमें गिवन है, देखो ये वाली रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स बताने हैं, यानी कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होंगे। तो बहुत सिंपल है, जब भी कोई भी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करता है तो आपके प्रोडक्ट्स हर केस में CO2 एंड H2O ही होते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट आपको मिलती है। सो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, CO2 एंड H2O। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है 9th क्वेश्चन, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा यानी कि क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ए ही है हमारा करेक्ट आंसर। ब्यूटेन क्या होता है, स्ट्रेट चेन वाला, आइसो में क्या हो जाता है, एक यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन एंड हेक्सीन, ठीक है, इसमें भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, C6H12, और हेक्सीन भी क्या होता है, C6H12। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोपेनल अगर हम बनाएं तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H बनाते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ पे 2। सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, देखो 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 और 1 ऑक्सीजन। अब हम प्रोपेनोन बनाते हैं, तो देखो 3 कार्बन और बीच वाले पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3, सो C3H6O। तो दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, यानी कि तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ऑर्डर टू फॉर्म ब्रांचिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 4, 3, 5 या एनी नंबर ऑफ कार्बन। ब्रांचिंग करने के लिए आपको पता है 4 मिनिमम होने चाहिए, तभी जाके ब्रांचिंग हो सकती है। सो यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो 1 में कोई ब्रांचिंग नहीं हो सकती है, 2 में तो ऑब्वियसली ऐसे लिख लो या ऐसे, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। 3 में आप ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिख लो, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर आपको ब्रांचिंग चाहिए है तो एक स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, एक उसके ब्रांच में आना चाहिए, इसीलिए 4 कार्बन एटम होने जरूरी होते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, Which of the following is an isomeric pair। तो अगेन आपको बताना है इन दोनों में से कौन से आइसोमर्स हैं। इथेन एंड प्रोपेन तो नहीं, इन दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होता है। इथेन एंड इथीन बिल्कुल नहीं, इन दोनों का ही देखो अलग अलग सीरीज है ना ये, और फॉर्मूला भी दोनों का अलग होता है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन बिल्कुल नहीं, डी वाला हो जाएगा विच मीन्स करेक्ट। ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन बिल्कुल सही। अभी हमने जो आइसोब्यूटेन कहा था ना,
आइसोब्यूटेन का ही IUPAC नेम ये होता है। ब्यूटेन देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे स्ट्रेट बना दोगे, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। 2 मिथाइल प्रोपेन क्या होगा, सबसे पहले प्रोपेन बना लो और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है इस तरीके से। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन आएगा। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज चेक कर लो, बिल्कुल सेम है बट दोनों के ही स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। सो ये दोनों आइसोमेरिक पेयर हैं, यानी कि ये दोनों आइसोमर्स बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Among the following the one having longest chain, सबसे लंबी चेन हमारे पास मेन चेन होती है। सो आपको यहाँ पे मेन चेन को ही चूज करना है। नियोपेंटेन क्या होता है, देखो नियो वो होता है जिसमें 2 ब्रांचिंग आती हैं, तो जो मेन चेन है उसमें 3 ही कार्बन है, ठीक है। आइसोपेंटेन क्या होता है जिसमें सिर्फ 1 ब्रांचिंग होती है, तो यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 है। 2 मिथाइल पेंटेन, इसका क्या मतलब है कि पेंटेन तो है 1 2 3 4 5 और एक हमारे पास सेकंड पोजीशन पे ब्रांचिंग भी है, तो यहाँ पे कितने हैं, टोटल 5 हैं, ठीक है। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये हो गया ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स होंगे। सो जो मेन चेन है उसमें तो हमारे पास 4 ही आए अल्टीमेटली कार्बन, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन किसमें होगी, क्लियरली जिसमें मेन चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं। सो यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, अभी हमने देखा 3 पॉसिबल होते हैं, एक स्ट्रेट चेन बनती है, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक में 1 ब्रांचिंग होती है, ठीक है, और एक में क्या होती है, 2 ब्रांचिंग होती है। सो टोटल यहाँ पे 1 2 एंड 3, सो 3 आइसोमर्स यहाँ पे टोटल बन सकते हैं पेंटेन के। नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इफ कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स देन सच कंपाउंड इज कॉल्ड, जहां पे भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो सबसे पहला है ग्रेफाइट इज मच लेस डेंस दैन डायमंड, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है जो ग्रेफाइट है उसकी डेंसिटी कम होती है और डायमंड तो काफी ज्यादा डेंस होता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट इज ब्लैक एंड सॉफ्ट, हमें पता है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, और जो पेंसिल की लेड्स हैं उसमें भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास इनकरेक्ट, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का ही जो मेल्टिंग पॉइंट है ना दैट इज ऑलमोस्ट द सेम, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और डी है ग्रेफाइट फील्स स्मूथ एंड स्लिपरी, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सी यहाँ पे है इनकरेक्ट एंड हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटीन, तो बिल्कुल नहीं। इथेन एंड इथीन, बिल्कुल भी नहीं। प्रोपेन एंड प्रोपाइन, नहीं। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट अभी हम देख चुके थे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे चारों में से कौन सा एलोट्रॉप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिख के दिया है सूट, ग्रेफाइट, डायमंड या फिर कार्बोरंडम, तो यहाँ पे डी हो जाता है करेक्ट आंसर, क्योंकि सूट में भी अभी मैंने बताया कार्बन ही है, ठीक है। ग्रेफाइट भी हमारे पास कार्बन का ही एलोट्रॉप है एंड सो इज डायमंड, तो यहाँ पे डी हो जाएगा एक्सेप्शनल, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स, तो ये हमको चेक करने पड़ेंगे, देख लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड आएंगे, यहाँ पे भी 2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी हम 3 हाइड्रोजन्स बना देते हैं। सो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, सो टोटल हमें यहाँ पे 16 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो विच मीन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे से वापस से आप अच्छे से काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो टोटल ये 16 ही आ रहे हैं एंड हेंस सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।